कैसे हो दोस्तों? मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा था उसमें हमने टेम्परेचर शुरू करा था और टेम्परेचर के कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखने की कोशिश की थी कि क्या तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उन कारकों को हमने समझने की कोशिश की। अब बात ये आती है, तापमान जो होता है ये ऊपर जाने पर परिवर्तित होता है, कम होता है। तो ये कम किस प्रकार से होता है, मतलब तापमान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तापमान ऊपर की ओर जाता है, धीरे 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 तो फैलता है। तो फैलने के कारण क्या होता है, तापमान में कमी आती है। कभी कभार संकुचित होकर जाता है तो भी कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ताप जो परिवर्तन होता है ये दो प्रकार से होता है, एक खुला तंत्र के रूप में और एक रहता है बंद तंत्र के रूप में। खुला तंत्र के रूप में होने वाले तापीय परिवर्तन को कहा जाता है डायबेटिक तापीय परिवर्तन, और बंद तंत्र के रूप में होने वाले तापीय परिवर्तन एडियाबैटिक तापीय परिवर्तन। तो हमने केवल नाम देखा है और खुला तंत्र और बंद तंत्र के रूप में आपको बताने का उद्देश्य है क्योंकि जहां जहां तापमान रहेगा, अगर वहां पर पानी रहेगी तो स्वाभाविक रूप से वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो मतलब कहीं ना कहीं जलवाष्प वायुमंडल में आएंगे, और जब ये जलवाष्प आती है तो कहीं ना कहीं आर्द्रता में क्या होती है, वृद्धि। तो ये आर्द्रता वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति भी बनाती है। जब आर्द्रता ज्यादा होगी तो मतलब 100% आर्द्रता होगी तो वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। पर यही आर्द्रता जब सेचुरेट मतलब मैच्योरिटी पीरियड में आती है और सतह के पास में ही बन जाती है तो आपको वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति नहीं, कोहरा बनते हुए दिखाई देगा। तो मतलब जब तापीय परिवर्तन जब तापीय परिवर्तन डायबेटिक रूप से हो या बंद तंत्र रूप से होता है तब वर्षा क्या होती है, 100% होती है। सॉरी, आर्द्रता जब 100% रूप से क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तब आपको वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति दिखाई देगी। पर जब आर्द्रता खुले तंत्र के रूप में होती है तब आपको जब वो मेच्योरिटी पीरियड दिखाई देगा, वो मेच्योरिटी पीरियड सतह के पास में ही दिखाई देता है, इसलिए वहां पर आपको कोहरा पाला जैसी स्थिति दिखाई देती है। तो केवल मुझे ये बताना था आपको कि तापीय परिवर्तन जो होता है दो प्रकार से होता है, खुला तंत्र और बंद तंत्र। बंद तंत्र वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति बनाता है, तो खुला तंत्र क्या करता है बेटा, कोहरा पाला जैसी स्थिति को बनाता है, और इसके कारण हमें कहीं कहीं पर लाभ भी दिखाई देता है, कहीं कहीं पर हानि भी दिखाई देती है। जब कोहरा बनता है तो जो कॉफी की खेती होती है उसके लिए अनुकूल स्थिति रहती है, और जब ये कोहरा ज्यादा घना रहता है तो सामान्य जनजीवन क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी जब कम हो जाती है तो रोड दुर्घटना जैसी घटना भी हमें दिखाई देती है। तो खुले तंत्र में कोहरे जैसे संभावना बनती है। आप अगर इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको आर्द्रता से ये क्लियर होते चलेगा कि आर्द्रता को साथ में रखोगे और खुला तंत्र और बंद तंत्र को साथ में रखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होते चलेंगी। यही बात मुझे आपको बताना था। और अब मुझे बताना है कि ये जो आर्द्रता होती है, क्योंकि मुझे आपको प्रेशर पढ़ाना था, दाब पढ़ाना था, और दाब बताना है तो मुझे पहले की थोड़ी बहुत बातें आपको क्लियर करके रखना है। जो अभी मैंने कहा तापमान ज्यादा रहेगा
तो वाष्पीकरण हो, क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। जो वाष्पीकरण होगा जल का, तो क्या बनेंगे, जलवाष्प। क्या रहेंगे, जल वाष्प। कोई दिक्कत, तापमान अधिक है, वाष्पीकरण हो रहा है, जलवाष्प बनेंगे। ये जलवाष्प की मात्रा को, अर्थात आर्द्रता को नापा जाता है, और नापने के लिए हम कई सारी मेथड का प्रयोग करते हैं। एक रहता है निरपेक्ष आर्द्रता, एक रहता है विशिष्ट आर्द्रता, और एक रहता है सापेक्ष आर्द्रता। अभी जो बातें आपने पढ़ी वहीं से क्लियर होगा। निरपेक्ष आर्द्रता मतलब 1 ग्राम वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को, जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, जिसका आयतन से उल्टा संबंध होता है। कैसा संबंध रहता है, उल्टा संबंध रहता है। मतलब आयतन अगर बढ़ेगा तो आर्द्रता की मात्रा में क्या होंगे, कमी आएगी। मतलब जैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसें भी शामिल हो जाएंगी। तो आयतन बढ़ रहा है, फैलाव हो रहा है, तो उस समय में आर्द्रता की मात्रा क्या हो जाती है, कम। और यही कारण है कि भैया ऊपर की ओर जाने पर, आयतन बढ़ने पर जब आर्द्रता की मात्रा में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो मतलब हम अच्छे से मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि आर्द्रता कितनी होगी। क्योंकि आर्द्रता अगर ज्यादा होगी तो वर्षा की मात्रा भी अच्छी बनती है, उसके बारे में मूल्यांकन करना भी होता है। तो यही कारण है कि हम निरपेक्ष आर्द्रता का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हम विशिष्ट आर्द्रता का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि 1000 ग्राम में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहा है। इसके माध्यम से हम कितनी आर्द्रता वायुमंडल में अवस्थित है, उपस्थित है, उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं, और इससे ही हमें वर्षा के विषय में अच्छी जानकारी होती है कि कितनी आर्द्रता है। पर आर्द्रता की एकदम सही माप और वर्षा अब होने ही वाली है, उसके लिए आता है एक और सूचकांक जिसे कहा जाता है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता का मतलब है वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब जब अभी वायुमंडल मान के चलो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो अभी वर्षा हो रही है क्या, नहीं हो रही। ये वर्षा तब होगी, वो बता रहा है कि जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल के द्वारा कितनी जलवाष्प की मात्रा एकत्रित की जाती है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात 100% हो जाएंगी, उस समय में हमारे यहाँ पर वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। तो यही कारण है कि मतलब वर्षा तभी होती है जब सापेक्ष आर्द्रता कैसी हो जाती है, 100%। मतलब जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता और जलवाष्प की मात्रा जब दोनों बराबर हो जाती है, तभी वर्षा के लिए क्या होती है, अनुकूल स्थिति। परंतु अगर मान के चलो इस क्रिया को कहा जाता है संघनन की क्रिया। क्या कहा जाता है, संघनन की क्रिया। जब दोनों बराबर हो जाती है, अगर ये संघनन की क्रिया ऊपर जाने पर, जलवाष्प के ऊपर की ओर जाने पर, एडियाबैटिक शीतलन के कारण जब ऊपर की ओर जाता है तो तापमान में कमी आती है। आपको अभी मैंने बताया ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है।
पर ये तापमान में कमी अगर बंद तंत्र के रूप में आएंगी तो उसे कहा जाता है एडियाबैटिक शीतलन। तो जब ऊपर की ओर जाता है तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आने के कारण संघनन की क्रिया अगर 0 सेल्सियस से नीचे होती है तो उस समय में होने वाली वर्षा बर्फ के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? बर्फ के रूप में। और अगर ये क्रिया, अगर संघनन की क्रिया 0% से ऊपर मतलब 1, 2, 3 डिग्री पर होगा, सेल्सियस पर होगा, तो इस समय में जो वर्षा होंगी वो पानी के रूप में होगी। तो मतलब हमें आर्द्रता नापने के लिए विशिष्ट कौन है? विशिष्ट आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता से हम नापेंगे क्या? नहीं नापेंगे, क्योंकि आयतन के साथ कैसा संबंध है उसका? उल्टा। तो हमें आर्द्रता की सही स्थिति का अनुमान हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। और सापेक्ष आर्द्रता हमें ये बताता है कि कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा और लगेगी, दूसरी वर्षा होगी कि बर्फ गिरेंगी, इन दोनों बातों के बारे में हमें सापेक्ष आर्द्रता बताता है। ये सब कुछ हमें तापमान के कारण ही पता चला। यदि अगर तापमान हमें नहीं क्लियर रहता तो हमें ये आर्द्रता, वाष्पीकरण, सिर्फ विशिष्ट आर्द्रता, ये सब क्लियर ही नहीं हो पाता। अब बात आती तापमान का कहीं ना कहीं संबंध प्रेशर से होता ही है। अब कैसे होगा देखते हैं आगे। अब देखते हैं दाब। ये प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर क्या रहता है? किसी क्षेत्र पर, किसी क्षेत्र पर या एकांक क्षेत्र ले लेते हैं, एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? प्रेशर कहा जाता है। आया समझ में आपको? क्या कहा हमने? किसी एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को, फोर्स को क्या कहा जाता है? प्रेशर कहा जाता है। अगर ये बात आपको अगर क्लियर है तो हम आपको एक और चीज आपको बता देते हैं। अब प्रेशर जो है ये दो प्रकार के, वायुमंडलीय और जलवाष्प। वायुमंडल मतलब वायुमंडल में उपस्थित गैसों के माध्यम से लगने वाला जो दबाव रहता है उसे कहा जाता है वायुमंडलीय प्रेशर। और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के द्वारा लगने वाला प्रेशर या दबाव उसे कहा जाता है जलवाष्प प्रेशर, दाब। अब मुझे बताओ, जलवाष्प ज्यादा होती है कि वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल की गैसें ज्यादा होती है? वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसें ज्यादा होती है, तो मतलब इसका कहीं ना कहीं प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा। अब एक और चीज मुझे बताओ, वायुमंडल, अगर मैं ये डायग्राम आपके सामने बनाकर रखूं, ठीक है, और ये पानी बेटा यहां से, ठीक है। आप सभी को पता है जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी के बाह्य क्षेत्र को कहा जाता है वायुमंडल, जहां पर कई सारी गैसें रहती है। अब गैसें कहां पर रहती है? पृथ्वी की सतह के पास में कि पृथ्वी की सतह के ऊपर? सभी जगह रहती है, परंतु पृथ्वी का खुद का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो गैसेस को अपनी ओर क्या करती है? लगातार आकर्षित करके रखती है। लगातार क्या करते रहती है? आकर्षित। तो मतलब जो गैसें रहेंगी वो पृथ्वी की सतह के पास में ज्यादा रहेंगी, और पृथ्वी की सतह के पास में ज्यादा रहेंगी तो मतलब ऊपर की ओर जाएंगे तो गैसेस की मात्रा में क्या आएंगी? कमी आएगी। तो यही कारण है कि जब हम पर्वत से हम नीचे की ओर आते हैं तो हमें वायुमंडलीय दबाव क्या दिखाई देता है? कम दिखाई देता है। और धीरे 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 जब हम मैदानी क्षेत्र से समुद्र की ओर आते हैं तो हमें वायुमंडलीय दबाव अधिक एहसास दिलाता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित गैसों का जो अत्यधिक भार रहता है वो किस ओर रहता है? सतह के
पास में, और सतह के पास में भी कौन सा, जो सतह कहीं ना कहीं बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के पास में रहेगा। और यही कारण है कि भैया समुद्र पे लगने वाला जो बल रहता है वो अन्य की तुलना में सबसे ज्यादा रहता है। तो समुद्र पर अधिक प्रेशर क्यों रहता है, वायुमंडलीय दबाव क्यों अधिक रहता है, क्योंकि भैया यहाँ पर जो स्थल रहता है, मतलब जलीय पृष्ठभूमि रहती है, वो समानांतर रहती है, लगातार समानांतर रहती है। और समानांतर रहने के कारण आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर वायु का घनत्व ज्यादा रहता है, और जहाँ घनत्व ज्यादा रहेगा तो स्वाभाविक रूप से प्रेशर भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और यही कारण है कि समुद्र पर सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब रहता है। ये मुझे आपको बात बतानी थी। अब ये वायुमंडलीय दाब जो रहता है, इसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक है, मतलब हर जगह वायुमंडलीय दाब आपको निकालना है, तो वायुमंडलीय दाब को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से, ये दाब जो हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, अब हमें इसको पता करना है कि भैया ये दाब को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। अभी तक के जो हमने पढ़ा, केवल कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की कि वर्षा के लिए किस प्रकार का तापीय परिवर्तन चाहिए, तो एडियाबेटिक, ठीक है, और कोहरा वगैरह बनने के लिए डायबिटिक, ये बात क्लियर होगी। हम आर्द्रता को नापते हैं तो 3 प्रकार से देखते हैं, निरपेक्ष, सापेक्ष और विशिष्ट। निरपेक्ष को रखते हैं क्या, नहीं रखते, क्योंकि उसके कारण क्या आ रहा है, आयतन में परिवर्तन के कारण आर्द्रता की मात्रा में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए हम किसे देखते हैं, विशिष्ट आर्द्रता को। सापेक्ष आर्द्रता क्या बताता है, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। अगर 100% हो जाएंगी तो वर्षा होगी, पर अगर ये 100% संघनन की क्रिया जो हो रही है अगर 0 डिग्री से नीचे हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं बर्फ के रूप में वर्षा होगी, और 0 डिग्री के ऊपर आ रही है तो मतलब कहीं ना कहीं वर्षा पानी के रूप में होगी। फिर हमने देखा दाब किसे कहते हैं, तो इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। ये 2 प्रकार का रहता है, जलवायु वायुमंडलीय और जलवाष्प दाब। वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, जलवाष्प दाब कम रहता है, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा के द्वारा लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, जलवाष्प दाब। और वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा लगने वाले बल को क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। यही बात कहा गया। अब जब ये बात क्लियर हो गई तो अब ये दाब को निर्धारित करने वाले कारक क्या है, कहाँ पर दाब ज्यादा होगा, कहाँ पर दाब कम होगा। तो आप सभी को पता है कि भैया ये हमारी पृथ्वी है और ये सूरज देवता है, और ये सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ रही है, और यहाँ पर टेढ़ी पड़ रही है, यहाँ पर टेढ़ी पड़ रही है। तो दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो दाब को प्रभावित करने वाले कारक में अगर सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ रही है तो तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि। जब तापमान में वृद्धि हो रही तो वाष्पीकरण हो रही, जो पानी था वो किस में बदल रहा है, गैस में। गैस भारी रहती है कि पानी ज्यादा भारी रहता है, स्वाभाविक रूप से पानी। तो मतलब प्रेशर में क्या आ रही है, कमी। तो मतलब जो भूमध्य रेखा रहती है, विषुवत रेखा रहती है, यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण प्रेशर कम होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर तापमान क्या हो रहा है, ज्यादा। और यहाँ पर तापमान क्या है, कम, तो प्रेशर भी क्या है, कम। यहाँ पर भी तापमान क्या है, प्रेशर क्या है, यहाँ पर ज्यादा। यहाँ तापमान क्या है, कम, तो प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तापमान जो है वो प्रेशर को निर्धारित कर रहा है। कहीं तापमान ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि तापमान का प्रेशर से उल्टा रिलेशन होता है। तापमान जहां ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा, और जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां तापमान क्या होगा, कम। ऐसा कहा गया। तो मतलब कहीं ना कहीं तापमान दाब को निर्धारित करता है। अब तापमान दाब को निर्धारित करता है तो इसका मतलब है कि जो दाब की जो पेटियां है या कटिबंध है वो 3 ही रहनी चाहिए, एक भूमध्य रेखा पर, 2 ध्रुवों पर। जबकि बेटा और 4 पेटियां बनी हुई हैं प्रेशर के कारण। कितनी पेटियां, और 4 पेटियां बनी हुई। तो ये 4 पेटियां बनी हुई है, तो मतलब कहीं ना कहीं अन्य कारक भी है जो दाब को प्रभावित करते हैं। अब दाब को प्रभावित करने वाले अन्य कारक, एक और कारक देखते हैं। आप सभी को पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूरज का चक्कर लगाती भी है।
अपने परितः भी घूमती है और परिक्रमा भी करती है। जब वो घूमती है तो घूमने के कारण अंदर की ओर एक बल लगता है जिसे कहा जाता है कॉरियोलिस बल। इस बल के कारण पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो घूमने के कारण अंदर की ओर एक बल लगता है। जैसे मैं किसी वस्तु को ऐसे घुमाऊं तो घुमा रहा हूं तो अंदर की ओर मैं उसको खींच रहा हूं, तो अंदर की ओर एक बल लगता है जिसे कहा जाता है कॉरियोलिस बल। परंतु अगर साइंस की दुनिया में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बल दिखाई देगा जिसका नाम रहेगा अभिकेंद्रीय बल। ये अभिकेंद्रीय बल विज्ञान की दुनिया से हटकर जब हम ज्योग्राफी की दुनिया में आएंगे, कॉरियोलिस बल। और इस कॉरियोलिस बल के कारण जब हवा चलती है ऊपर के क्षेत्र में, तो ऊपर के क्षेत्र में चलने के बाद में ये हवा क्या होती है बेटा, हमेशा इस प्रकार की घटना रहती है। ये पृथ्वी हमारी, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। 0 डिग्री ये सतह पर है, तो सतह पर क्या बना, लो प्रेशर, क्योंकि तापमान क्या है ज्यादा, प्रेशर क्या है कम। तो तापमान ज्यादा है, प्रेशर क्या है कम, तो यहाँ पर क्या बना, लो प्रेशर, वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो वाष्पीकरण ऊपर गया। धीरे 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 तापमान में कमी आई तो ऊपर क्या बना, हाई प्रेशर। क्या बना, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर ऊपर हमेशा लो प्रेशर की ओर जाता है, पर भैया यहाँ पर क्या है, तापमान कम और प्रेशर क्या है ज्यादा, तो स्वाभाविक रूप से ये भी हमेशा कहाँ पे ओर आएगा, लो प्रेशर की ओर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर। पर भैया ये जो हाई प्रेशर है, ये जब पृथ्वी की सतह चलती है, घूमती है, तो उस घूमने के कारण ये अंदर की ओर मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद में जिस जगह पर वो मुड़ता है वो डिग्री रहती है 30 के करीब करीब। और इसलिए हमें घूर्णन के कारण हमें दो जगह पर, उत्तरी गोलार्ध का 30 डिग्री और दक्षिण गोलार्ध का 30 डिग्री, यहाँ पर भी हमें एक पेटी बनते दिखाई देती है, दाब पेटी बनते दिखाई देती है, जिसका कारण तापमान नहीं है बल्कि पृथ्वी का घूर्णन है। क्या है, घूर्णन। और इस घूर्णन के कारण हमें दिखाई देता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक और प्लेट आती है यहां पर, जिसे 60 अक्षांश के करीब करीब है। यहां पर हमें जलवाष्प के कारण, जल वाष्प के कारण हमें ये प्लेट बनते हुए दिखाई दी। किसके कारण, जलवाष्प के कारण हमें प्लेट का बनना हमें यहाँ पर दिखाई देगा। यहां से आ रही है हाई प्रेशर, जिसमें जलवाष्प की मात्रा है ही नहीं। यहां से आ रही है हाई प्रेशर, इसमें भी नहीं है, परंतु उसके बावजूद आपको यहाँ पर जलवाष्प के कारण आपको पता चलेगा कि भैया जलवाष्प के कारण यहाँ पर प्रेशर बन रहा है। तो मतलब दाब को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है तापमान। तापमान बताता है कि कितना प्रेशर है और कितना प्रेशर नहीं है। परंतु तापमान के कारण कितनी पेटियां बनेंगी पृथ्वी पर, केवल 3, एक भूमध्य रेखा पर, 2 ध्रुवों पर पेटियों की संख्या तो 7 है, तो 7 है तो मतलब और 4 कहां पर गई, तो और 4 बनती है तापमान के कारण नहीं बल्कि घूर्णन के कारण, और एक घूर्णन के कारण बनती है और कहीं कहीं पर जलवाष्प के कारण बनती है। कहीं पर अगर जलवाष्प की मात्रा कम है या ज्यादा है तो उसके कारण भी हमें पेटियां बनती हुई नजर आती है। वो पेटी कहां पर बनती है, 60 डिग्री अक्षांश के करीब करीब। तो 60 डिग्री अक्षांश के करीब करीब जब पेटियां बनती है तो मुझे वहां पर समझ में आया कि भैया दाब को निर्धारित करने वाले कारक में तापमान एकमात्र नहीं है बल्कि घूर्णन और जलवाष्प की मात्रा भी है। जहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगा, दाब ज्यादा होगा। जहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी वहां पर दाब क्या होगा, कम होगा। तो कहीं ना कहीं हमें 4 पेटियां दिखाई, 3 कारक दिखाई दे रहे हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी की सतह पर कितनी पेटियां बन रही है। पेटियों का मतलब कटिबंध, कितनी बन रही है, 7 कटिबंध बन रहे हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आया होगा तो मैं कल का एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। पृथ्वी पर सभी जगह पर, प्रश्न लिख लीजिए, पृथ्वी पर सभी जगह पर दिन और रात बराबर क्यों नहीं होते।
पृथ्वी पर सभी जगह दिन एवं रात बराबर क्यों नहीं होते? ये प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।